नमस्ते, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है और आप सभी का मेरे पॉडकास्ट विद साक्षी में स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है। उनके नाम से ही अंबिकापुर को जाना जाता है। वो हमारे राजा साहब हैं, मिस्टर टी.एस. सिंहदेव। जी साक्षी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं आज आपसे कोई भी राजनीतिक या उस पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत आप लोगों के बारे में मैंने सुना है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा है? जैसे हम लोग का नॉर्मली बचपन होता है या कुछ शाही वगैरह इस तरीके का? नहीं, समान रहा बचपन। पिताजी सर्विस में आ चुके थे, आईएएस में उनका सिलेक्शन हो गया था। 1954 बैच के वो आईएएस ऑफिसर थे, तो मैं करीब 1.5 साल का रहा होऊंगा उस समय। तो तब से जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई उनके साथ रहते थे, और 1960 से बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। तो 3 साल हिमाचल में पढ़े, शिमला में। वहाँ के बोर्डिंग स्कूल में बिशप कॉटन स्कूल था। फिर 5 साल सिंधिया स्कूल ग्वालियर, यहाँ से सीनियर कैम्ब्रिज पास किया। फिर 3 साल बीए दिल्ली में हिंदू कॉलेज में हॉस्टल में रह के पढ़ाई की, और एमए का 2 साल घर में भोपाल से हमीदिया कॉलेज से। तो बचपन बस घूमते हुए निकल गया। घूमते हुए तो नहीं, पर बोर्डिंग स्कूल हो गया। बोर्डिंग स्कूल मतलब कभी हिमाचल, कभी ग्वालियर। और कॉलेज? कॉलेज हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एमए हमीदिया कॉलेज भोपाल। जैसे कि पहले जैसे टीवीज वगैरह में राज परिवार ऐसे दिखाया जाता है, तो बचपन से ऐसा कुछ था कि ये चीज़ आपको सीखना है, ऐसे करना है, ऐसे बात करना है, जैसे एक दिखाता है टीवी वगैरह में, वैसा कुछ रियलिटी में होता है या फिर उससे अलग था? उससे बहुत अलग रहता है। अमूमन कहीं कहीं राजशाही वैभव या जो व्यवहार होंगे वो रखते होंगे। मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली था कि मम्मी डैडी ने ये जान के समझ के कि अब देश आज़ाद हो गया है, राज्यों का भी विलीनीकरण हो गया है, और वो महाराजा सरगुजा की बात, जो महाराज सरगुजा के रूप में सरगुजा का देखभाल पूरा एक शासक के रूप में करना है, वो युग समाप्त हो चुका। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से उनकी भी आयु समय बहुत नहीं रही होगी। मेरा जन्म 1952 में हुआ, तो डैडी 22 साल के थे, मम्मी 19 साल के थे। वो सर्विस में 1954 में आए, तो 1954 में डैडी 22 साल के रहे होंगे, और मम्मी 21 साल की रही होंगी। तो उसी उम्र में भी उन लोगों ने जो भी उनके माता पिता के साथ समय बिताया होगा, परिवार के साथ समय बिताया होगा, बदलते हुए समय को देखा होगा, आज़ादी के समय की स्थितियों को देखा समझा होगा। डैडी वो बड़े हुए पैलेस के वैभव में, हालांकि वो भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, राजकुमार कॉलेज में पढ़े। फिर उन्होंने बीए और एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। बाहर ही, यहाँ से फिर बाहर रह के भी रहे, लेकिन बचपन उनका पैलेस में भी बीता। मम्मी भी हिमाचल का जुब्बल करके एक रियासत थी, वहाँ के राजा के परिवार की थी, बड़ी लड़की थी। तो उनने भी पैलेस के वैभव को देखा होगा। लेकिन उनके माता पिता ने, खास करके मम्मी के तरफ के जो उनके मम्मी के पापा थे, मेरे नाना जी थे, वो भी एक तरह से नए जमाने के साथ अपने आप को ढालते गए होंगे। उनको मौका मिला आज़ादी के पहले भी सर्विस में आने का, आज़ादी के बाद भी नेहरू जी के साथ एडीसी के रूप में उन्होंने काम किया कुछ समय। ग्रैंडफादर जरूर यहीं थे, डैडी के पिताजी, वो ज़्यादा राजशाही परिवेश में रहे। इन डैडी की सर्विस लग गई, और जैसे मैंने बताया कि उनका भी स्कूल बोर्डिंग में और फिर कॉलेज 5 साल इलाहाबाद में रह के वो पढ़े। बैकग्राउंड वो जानते थे, समझते थे कि हम एक राज परिवार के हैं, लेकिन युग बदल गया है, समय ने युग बदल गया है। इतनी समझ उनमें उस उम्र में भी आ गई होगी। तब हम लोग को जो उनने बड़ा किया,
तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के परिवार के रूप में ही माने कभी, क्योंकि जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी हम लोग वहाँ जाते थे। पहली पोस्टिंग उनकी अमरावती में थी एज SDO। तो मेरे को अमरावती की बहुत हल्की फुल्की यादें हैं। 1956 से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया, तो उनने फिर मध्य प्रदेश कैडर ऑप्ट कर लिया था, तो वो फिर जबलपुर में उनकी पोस्टिंग हुई। जबलपुर के बाद छतरपुर में कलेक्टर बने, रतलाम में कलेक्टर बने, ये सारा समय उनके साथ बिताया। और उसके बाद से फिर बोर्डिंग स्कूल का क्रम चालू हुआ। तो आप जैसे कि बचपन में हर किसी को कुछ ऐसी कहानियां होती, आप अपने बचपन के कुछ ऐसी कहानियों या ऐसे जो मजेदार हो वो बताएंगे कुछ? आप अभी मतलब इतने शांत सुलझे हुए हैं कि बचपन से ही ऐसे थे? कहते थोड़ा चुलबुला था लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ। अच्छा। अंतर्मन से मैं अगर अपने आप को जब से देखने के काबिल बना या देखने लगा अपने आप को, भी आदमी एक समय बाद देखने लगता है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं कभी परिवर्तित हुआ। बचपन में कुछ ऐसी मस्ती, कुछ ऐसा स्टोरी जो आप कुछ जैसे बोलते हैं ना जो बच्चे लोग करते हैं, बदमाशी वगैरह? कोई बहुत ज्यादा नहीं कुछ ऐसी होगी तो बताने लायक नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसी भी जो बताने लायक नहीं। उसमें कुछ कम गड़बड़ वाली और कुछ बताने लायक तो जबलपुर में जब डैडी की पोस्टिंग हुई, हाँ। तो उनकी मदर वहाँ घर उनने ले रखा था, तो उसी घर में हम लोग रहते थे। बुआ हजूर, जो हम लोग बुआ कहते हैं, ग्रैंड मदर, ऐसे फूफू को बुआ कहते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग ग्रैंड मदर को बुआ कहते थे। हाँ। तो उनने घर लिया हुआ था, तो उसी घर में 3 नेपियर टाउन जबलपुर में वहीं हम लोग रहते थे। तो बदमाशियों के क्रम में बताते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है कि खेलने लगे तो बाथरूम बंद कर लिया, नल चालू कर दिया और ऊपर नीचे बैठ रहे हैं इत्यादि। तो पनिशमेंट मिली, वहाँ लकड़ी का खंभा था, बेंच थी, वहाँ बांध दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया कि इसको थोड़ा डिसिप्लिन करना है। तो माता पिता से अनुशासन मिला। बदमाशियां अगर थी तो उसको भी संयमित रखने का भाव मिला। कभी मुझे ये नहीं लगा कि मेरे साथ बहुत कड़ाई ऐसी हो रही है। जो भी लगा सामान्य मुझे दिखता रहा कि अच्छा ये ऐसा किया तो ऐसा हुआ। और मतलब भाई बहन आपके, जैसे भाई बहन के साथ ही मस्ती, आप लोग साथ ही में मतलब क्योंकि मैं बोर्डिंग में चला गया तो वो बहुत ज्यादा साथ रहने का नहीं हुआ। मेरे से बड़ी जो सिस्टर थी अब दिवंगत हो गई हैं, तो उनके छोटे भाई के रूप में जबलपुर इत्यादि 59 तक जबलपुर में थे। 60 में डैडी कलेक्टर बने, तो वहीं 60 से ही हम लोग बोर्डिंग स्कूल में चले गए। तो घर का जो डायरेक्ट लिंक था 9 महीने बाहर पढ़ना, तो वो टूट जाता है। फिर घर आते थे तो विशेष मेहमान के तौर पे थोड़ा ज्यादा वो ध्यान होता था। फिर छोटी सिस्टर थी, वो भी 55 में जन्म हो गया था। उससे छोटी जो है उनका 59 में जन्म हो गया था। जो छोटे भाई है मेरे से, उनका 63 में जन्म हुआ। पिंकी दीदी जो मेरे से बड़ी थी, उनका 49 में जन्म हुआ। तो ये हम लोग साथ साथ एक ही माँ बाप के बच्चे, पर एक बच्चा बोर्डिंग स्कूल में, बाकी बच्चे घर में पढ़ते। और जब भी घर आते थे तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता। वीआईपी टाइप का ऐसा लगता था कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और जैसे कि अब जैसे हम लोग नॉर्मली दाल चावल ऐसे खाते, तो आप लोग का एक राजशाही भोजन बनता था या फिर आप हम लोग के टाइप से नॉर्मल खाना खाते? नॉर्मल खाना। कभी कभी जो पुराने कुक थे, वो साथ में रहते थे तो अलग व्यंजन उन्होंने बना लिया। यहाँ सरगुजा आते थे तो यहाँ के जो खानसामा थे वो अलग प्रकार के व्यंजन बना देते थे। मच्छी हो गई तो वो अलग प्रकार के, हम लोग के साथ पाड़े जी हम लोग कहते थे। एक ब्राह्मण थे, पांडे नाम था उनका, जगन्नाथ पांडे, रीवा के थे, पर यहाँ घर में खाना बनाते थे। तो दो प्याजा उनका बहुत ही जाना माना था। तो मटन का दो प्याजा वो बनाते थे, एकदम लाजवाब। वैसा मैंने कहीं किसी बड़े से बड़े होटल में या किसी के घर में भी वैसा स्वाद जो वो बनाते थे, घी में, कोई मसाला नहीं, दही का है, प्याज है, खड़ी मिर्ची है, बहुत अच्छा स्वाद आता। और भी खाना बनाते थे। डैडी को
ज्यादातर दाल भात आलू, आलू भुजिया, ये आलू, नॉर्मल ये कॉमन है। नॉर्मल जो कॉमन है। फिर बजगा, बेसन का बजगा। बजगा बनाते थे, तो समझिए जलेबी ऐसा हाँ। लंबा लंबा उसको बना के, हाँ। और दही के साथ भी, सूखा भी, ये रीवा का मेरे ख्याल से व्यंजन है, वो भी होता था। तिलोई जो भी घर में फिर बनता था, साग है, सब्जियां हैं। पर मम्मी डैडी बहुत, जिसे कहते हैं, फंसी नहीं थे खाने के लिए कि नहीं यही चाहिए, ये लाओ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये ऐसा कभी नहीं सुना कि जो परसा गया वो एकदम शांत भाव से खाते थे। कहीं कोई शिकायतें हो रही है, क्या बना के ले आए, तो यही आदमी सीखता है। तो उनने कभी किसी चीज को नकारा, ऐसा मैंने कभी नहीं महसूस किया। कि जो बन के आया ठीक है, कभी बोलना हो तो ऐसा बना दे, या इसमें बड़े धीरे से बोलते होंगे कि आज नमक कम गिरा गिरा है या ज्यादा गिरा है। तो वो परवरिश का आधार रहा। तो आप जैसे बचपन में हर किसी का सपना रहता है कि हम ये बने, ऐसे करें, मतलब ये बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है। तो आप बचपन में आप क्या चाहते थे, आप क्या बनना चाहते थे? मैं ठीक ठाक आदमी बनना चाहता था। बचपन से यही था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ करो तो शाबाशी मिलती है, हाँ। कुछ गड़बड़ करो तो कान पकड़ाता है। हाँ। तो मेरे मन में शुरू से कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि ये बनना है, वो बनना है, आईएएस बनना है, या पुलिस में जाना है, या आर्मी में जाना है, या कहीं सर्विस करनी है, किसी कंपनी में जाना है। था मन में अगर कोई बात तो घर का काम देखना है। बड़े होते होते भी, लगभग स्कूल पास करते, कॉलेज में आते भी, जो मनस्थिति थी वो अपने से कुछ करना है। अच्छा। इंडिपेंडेंट। यानी उस समय तो सोच थोड़ी विकृत कहिए या प्रभावित रहती थी अन्य विचारों से। हाँ। तो बैंक से भी लोन नहीं लेना है। अब समझ में आता है कि बिना बैंक के लोन लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो सोच यही थी कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बैंक से भी लोन नहीं, कहीं इधर उधर नहीं, अपने पैसे से काम करना है, घर का काम करना है, अपना कुछ बिजनेस करेंगे, अपने से करेंगे। फिर आपने राजनीति में कैसे इंटरेस्ट दिखाया? जैसे कि आप ऑलरेडी एक राजा हैं, आपको राजनीति में आने का एक... राजनीति को देखते थे, मम्मी राजनीति में आ चुके थे। अच्छा। 71-72 में, और परिवार का जो भी गुडविल सरगुजा में थी, हम लोग कांग्रेस पार्टी से ही परिवार जुड़ा रहा। अच्छा। आजादी के पहले से। हाँ। और 1930 के दशक से तो कम से कम लगातार सुनते रहे। हाँ। कि कभी हाथी में रसद जा रही है, तो राज जब्त होने वाला है, अंग्रेज राज को छीनने वाले हैं, कि हाँ। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। कभी चंद्रशेखर आजाद को पनाह दी, कभी राजेंद्र प्रसाद जी से संपर्क, दबी दबी हम लोग सुनते थे कि यहाँ आते थे, उनको गुपचुप रखा जाता था। तो कांग्रेस से जुड़े थे हम लोग। बाद में रविशंकर शुक्ला जी ये संपर्क में आ गए थे। मम्मी कहानी सुनाया करती थी एक, कि वो छोटी थी, ट्रेन में अपने पापा के साथ जा रही थी, तो इटारसी स्टेशन पे उस समय अलग अलग कंपार्टमेंट थे। 4 सीट का एक अलग कंपार्टमेंट, कूपे तो अलग कंपार्टमेंट, दरवाजा उसका स्टेशन से डायरेक्टली अलग खुलता था। अब तो बोगियां हैं तो उसमें चल के आदमी जाके कंपार्टमेंट में जाता है, वो डब्बा ही पूरा अलग हुआ करता था। तो इटारसी में ट्रेन रुकी थी, एक व्यक्ति आए और उन्होंने, जैसा मम्मी बताती थी, नाना जी से पूछा कि मेरा काम कर देंगे। उन्हें भांप लिया होगा कि कैदी हैं, तो उन्होंने कहा बताओ, भगाने के लिए कहोगे तो उसको छोड़ के, और क्या, नहीं भगाने का नहीं है, ये एक चिट्ठी है, ये दिलो भेज पहुंचवा देंगे क्या? कहा ठीक है, चिट्ठी आप छोड़ दो जहां भी होगा। तो बाद में पता चला कि वो व्यक्ति रविशंकर शुक्ला जी थे। और आजादी के बाद में एक दिन नेहरू जी के यहाँ दोनों मिले। उतने दिन बाद, कह रहे आप यहाँ। तो रविशंकर जी ने पूछा होगा क्या है, तुम यहाँ क्या? कैसे? कि एडीसी के रूप में मेरी ड्यूटी है नेहरू जी के साथ। अच्छा। फिर पता चला शादी की बात आई। तो सरगुजा में शादी होना है, तो सरगुजा यानी छत्तीसगढ़। रविशंकर शुक्ला जी रायपुर। कि अच्छा बताना, कोई दिक्कत होगी तो
मैं कान पकड़ूंगा सरगुजा वालों के। तो ये उनके संबंध मम्मी के साइड के भी थे। अच्छा। और यहाँ रविशंकर शुक्ला जी को शायद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन लोगों से था कि यहाँ के लोगों का भी देखभाल करो, रियासतें हैं, राजा हैं, इन लोग का राज अब नए भारत में विलय इसका हो रहा है, तो उनकी भी देख रेख करते रहना। तो जमींदारी, जागीरदारी, राजा महाराजा, उनको ये मत लगे कि कांग्रेस ने सब लूट लिया और कोई समन्वय या संपर्क अब नहीं रह गया। हाँ। कि अब आप जाओ अपना रास्ता नापो। हाँ। तो ऐसा नहीं था, वातावरण ये था कि इनकी देखभाल भी करनी है। और आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस का काफी अच्छा अस्तित्व रहा छत्तीसगढ़ में। हाँ। और उसके अन्य कारणों में एक कारण ये भी था कि यहाँ के जितने ये जमींदार, जागीरदार या राजा थे, इनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने पूछ परख रखी। तो हम लोग के परिवार को 1952 के पहले चुनाव से हर चुनाव में टिकट मिला, या लोकसभा का या विधानसभा का। कोई एक चुनाव ऐसा मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं गया होगा जहां परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट ना दिया हो। तो वो बैकग्राउंड था। अच्छा। और मम्मी भी चुनाव लड़ ली थी 72 में पहली बार। okay. और मैंने देखा कि उनके चुनाव लड़ने का कारण ये था कि वो जो सुझाव दे रही थी वो सुझाव नहीं माना जा रहा था। कांग्रेस के नेता जो स्टेट लेवल के नेता थे, जो राजनीति होती है, तो चिढ़ गए होंगे। वो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। बात कुछ पकड़ ली तो पकड़ ली, फिर वो इधर से उधर नहीं होती थी। बाकी लचीलापन पूरा रहता था, लेकिन अगर कहीं कोई बात पकड़ ली तो वो फिर लकीर खींच गई, वो उसमें फिर अंतर नहीं आना। तो उनने जो पहल की होगी, जैसे मैंने बताया कांग्रेस से संपर्क था, तो कांग्रेस के लीडर्स मदद के लिए कहते ही थे। हालांकि फादर सर्विस में थे तो सीधे तौर पे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कांग्रेस की मदद करते थे। यहाँ के लोग, जो प्रभावशाली लोग थे, वो जो पैलेस के संपर्क में थे, हम लोग के परिवार के संपर्क में थे, उनको खबर जाती थी। उस समय एक चिट्ठी से काम हो जाता था। हाँ, अब फोन इनका करना है। अब तो फोन अब तो बहुत बहुत समय बदल गया। हाँ। तो वो संपर्क था। और मम्मी को जिस तरह से दूर से मैंने देखा, मैं राजनीति में कभी इन्वॉल्व नहीं था, तो मुझे राजनीति भी नापसंद सी हो गई कि वहाँ जिस तरह से बर्ताव होता है, खींचातानी हो रही है। ये अच्छे मन से मैं जानता हूँ कि घर के लोग कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन टांग खींची जा रही है, नेतागिरी जिसको बोलते हैं। तो मुझे शुरू से ही वो नापसंद था और मैं उसमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहता था। लेकिन जिस शब्द का मैंने उपयोग किया, नगर पालिका के यहाँ 83-84 का जब चुनाव हुआ, तो उस समय मैं फंस गया, खुद ही फंस गए, खुद फंस गया। और तब से अब हो गया सीधे तौर पे। जो चीज हम कभी कभी बोलते हैं कि हम उस चीज को नहीं करना चाहते हैं, लास्ट में वही चीज करना पड़ जाता है। हाँ, वो उसमें परिस्थिति ऐसी बनी कि ये हुआ कि नहीं, टिकट की बात हो रही थी, मैं तो कहीं था ही नहीं ना, मैं चुनाव लड़ रहा था नगर पालिका का, पार्षद का या अध्यक्ष के लिए, पर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ। पर जो सलाह लिया गया तो मैंने कहा कि आया एक नाम कि उनको करना है, तो उन्होंने बिजनेस में थोड़ा सा हम लोग को, मेरे को नुकसान किया था। हम लोगों ने जब बिजनेस चालू किया, क्या तो तेंदुपत्ता का काम करते थे। जंगल से जुड़ा हुआ था हम लोग, परिवार शिकार से बहुत ज्यादा जुड़ा रहता था। बचपन से आपने पूछा तो अन्य चीजों में हाँ। स्कूल की तरफ चले गए, गतिविधियों में हम लोग हाँ। शिकार से बहुत करीबी से जुड़े थे। आप कभी किए कि नहीं शिकार? मैंने भी 11 शेर मारे हैं, 70 से ज्यादा। आप ही लगता है कम किए शेर की। वो समय दूसरा था। हाँ। और जो हम लोग सुना करते थे बातें, हाँ। शेर से लोगों को बचाने का भाव भी रहता था। अच्छा। किसी का मवेशी पकड़ लिया, किसी आदमी को पकड़ हाँ। लिया, पहले बहुत ज्यादा जंगल, बहुत ज्यादा शेर, लोग बाजार से वापस घर जा रहे हैं, पीछे से उठा लिया आदमी, हर बहुत प्रकार की स्थितियां थी। और ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है शेर मारने का। दुनिया में सबसे ज्यादा शेर उनने मारे। कितने? 1300 से ज्यादा। एक मैंने गिनती की थी, 1369।
आज वो बात करिएगा तो लगेगा कि ये तो कातिल। उस समय बहादुरी की बात थी, लोगों को बचाने की बात थी। 1300 लोग आके बताते थे, हाँ यहाँ भी मारे, बाहर भी कहीं कहीं जाते थे शिकार के लिए। आपका झारखंड हो गया, नैनीताल वगैरह हर साल जाया करते थे, तो वहां भी शिकार किया उनने, और जगह भी शिकार किया। पर उस समय अलग था। हाँ, उस समय अलग था, परिस्थिति अलग थी, उसकी मान्यताएं अलग थी। जैसे शेर की बात है तो 1971 में जब से बैन लगा तो मैंने फिर एक भी शेर नहीं मारा। अच्छा, उससे मौके आए, हाँ, ये 71 के पहले की कहानी है। अच्छा, 1971 मतलब मैं 19 साल का था। अच्छा, तो 19 साल की उम्र में 11 शेर खत्म मैं मार चुका था। आप कब से, मतलब किस एज से शिकार करने स्टार्ट किए थे? मेरे ख्याल से 7-8 साल। हाँ, 7-8 साल में आज 7-8 साल की उम्र से बंदूक पकड़ा दी गई थी। पहले मैंने जो बताया, हम लोग के यहाँ पाड़े जी थे, हाँ, जो खाना दो प्याजा बहुत अच्छा बनाते थे। हाँ, तो आपने बचपन की यादें बताई, तो बचपन की यादों में अमरावती की मेरी वो भी एक याद है कि सामने एक कारतूस वो रख दिया करते थे, और जो टॉय गन होता था, हाँ, वो मेरे को पकड़ाते थे और कहते थे एम करो और मारो। उसमें डार्ट रहता था। मतलब ये सिखाया जाता था? हाँ, बकायदे सिखाया जाता था, फिर आदमी सीख लेता था। तो मेरे ख्याल से 58 या 60 1960 में 7-8 साल की उम्र में पहला जानवर का शिकार किया था। पहला शेर? नहीं, जानवर पहला शेर 14 साल की उम्र में। पहला जानवर क्या था? चिंकारा। चिंकारा, अच्छा, हाँ। बहुत वो फादर की पोस्टिंग हो गई थी छतरपुर में, हाँ, तो वहीं पर। अच्छा, आपको डर नहीं लगता था कि शेर मारने जा रहे, पता चला वही खा के? एक अलग एक्साइटमेंट था। अच्छा, और एक अलग लक्ष्य था पाने का। हाँ, आदमी पहाड़ चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, वो पर्वतरोहियों का वो लक्ष्य है। तो हम लोग के लिए लक्ष्य, शेर का शिकार कोई सरल आसान नहीं होता। हम लोग के लिए आसान सा ही था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। शेर का शिकार करना बहुत बड़ी बात थी। सुन के ही बहुत बड़ी बात लग रही है मेरे को। फिर आपने कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि रहता है ना कि काश पहले पैदा हुए रहते तो हम भी राज करते, ऐसा वाला कभी? उसमें बड़े नहीं हुए, यानी बड़े होते होते वो माहौल ही नहीं था कभी। अच्छा, एक समय ऐसा भी था स्कूल में, ग्वालियर में मैं जब पढ़ता था, कि कुछ लोगों ने ऐसे ही बोला होगा बात बात में कि तुम स्टेट वेट के हो। तो मैंने फिर मम्मी डैडी से पूछा, क्या हम लोग राजा टाइप हैं? तो वो भी भाव उनने दिमाग में नहीं डाला था। हम लोग आते थे, देखते थे, शिकार के लिए भी आते थे, लेकिन दिमाग में वो बात नहीं बैठी हुई थी। अच्छा। राजा महाराजा। और यहाँ उस समय पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि हाँ। और यहाँ मतलब कब से, मतलब आपके जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब कब से यहाँ शासन रहा है सरगुजा में? कहते हैं जो परिवार के लेखनियां हैं कि मैं अपने वंश का 117वां राजा हूँ, महाराजा कह लीजिए। हाँ। तो 195 ईस्वी में, हाँ। 195 AD में परिवार के पहले राजा हुए राजा विष्णु प्रताप सिंह। अच्छा। वो कहते हैं इधर झारखंड साइड से परिवार आया होगा, और फिर धीरे धीरे जिस जिस इलाके में बसा ये तो पहले युद्ध होता था ना, युद्ध हुआ फिर अपने अंडर में जो बल से अपना जितना एरिया ले सका, और फिर लोगों की देखभाल करना। युद्ध तो सतत क्रिया नहीं हो सकती। जब युद्ध नहीं है तो शांति है, और जिस क्षेत्र में आपने अपने नियंत्रण में लिया लड़के, तो उनकी देखभाल अगर आप नहीं करोगे तो वहीं से विद्रोह चालू होता है। तो ये बली बल से काम नहीं चलता था। अच्छा। ये कोई भी शासन होगा, आज प्रजातंत्र में हटा देते हैं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जीतो चाहे हारो, नवीनीकरण करना पड़ता था। तो राजाओं के भी कितने वंश होते हैं, बड़े बड़े वंश आए राजाओं के, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी। मुगल आए तो कितने, 5-6 लोग हम गिनते हैं। बाबर, हुमायूं, अशोक, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 के बाद तो मुगल साम्राज्य भी दब गया।
चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये वो कितने 3-4 वंश के। हाँ। तो जिस क्षेत्र में आप अपना प्रभाव बनाते हो, उस क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखना, एक लोगों की देखभाल वैसी करना कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति ना बने, क्योंकि आपने बल से लिया तो कोई दूसरा भी ले सकता है। हाँ, वो रहता है ना, अंदर ही अंदर रहता है कि ये बन गया, इसको ये कैसे हटे, फिर मैं क्योंकि उनको भी चाहिए, वो भी लगे हुए हैं अपने एरिया में। सबसे बड़ी लालच या अपना प्रभाव बढ़ाना, हाँ, वो एक लक्ष्य था जीवन का। हाँ। अपना एरिया में, इतना एरिया हमारे अंडर है, इतना एरिया हमारे अंडर है, मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली, फिर और चीजें जुड़ जाती हैं। आपने क्षेत्र बनाया, आपके खर्चे हो जाते हैं, स्टाफ रखना है, सेना रखनी है, उनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो अपने सीमित क्षेत्र से तो उतनी ही आमदनी हो सकती है, मान लीजिए, तो कहीं और से लेके आना पड़ेगा, तो फिर कहीं जाइएगा, लड़के जीत के लाइएगा कुछ धन, तब तो तनख्वाह दीजिएगा। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, और क्षेत्र कम बेसी समय के साथ में होता रहा। एक समय का उल्लेख है सरगुजा का, 22 डंडोर सरगुजा, तो करीब 22 ऐसे इलाके जिनको दंड देने का अधिकार था, वो सरगुजा के अधीन कभी रहे होंगे। आजादी हुई तो जो वर्तमान सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है, आज का बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिला, ये सरगुजा रियासत का क्षेत्र था। अच्छा, जो संभाग के क्षेत्र है, संभाग में तो फिर कोरिया और चांग भकार 2 और रियासतें थी। हाँ। वो कोरिया हो गया, हाँ। और चांग भकार यानी मनिनगढ़ का एक हिस्सा, हाँ। ऊपर का जो भरतपुर वगैरह है, हाँ। तो सोनहत, बैकुंठपुर, मनिनगढ़, चिरमिरी, खड़गवां, ये कोरिया रियासत का हिस्सा, और उत्तरी छोर में भरतपुर। तो जिसे जनकपुर ब्लॉक हम अभी कहते हैं, तो वो एक अलग मान्यता थी राजा की। फिर यहाँ जशपुर, हाँ। और धर्मजयगढ़, ये 5 रियासतें थी। एक जशपुर में भी शायद राज परिवार का है ना, राजा वहाँ के भी जशपुर के। तो वो मतलब आप ही अलग वंशज है या अलग है? हम लोग का गोत्र भी एक नहीं है। अच्छा। ये जितनी 5 मैंने रियासतें गिनाई, हाँ। ये गोत्र 5 का अलग है। अच्छा। सिंहदेव लिखते होंगे सब, हाँ। या कई लोग सिंहदेव लिखते हैं, लेकिन हाँ। वो सरनेम कॉमन है, रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो वहाँ के भी राज परिवारों का फिर अब सब कॉमन ही हो गए। हाँ, वो अपना क्षेत्र, ये अपना क्षेत्र, तो हम लोग के देखते भर में एक ने दूसरे का नहीं लिया। हाँ। ये आजादी के पहले के कुछ 150 सालों तक, 150 सालों तक करीब ऐसा था। अच्छा। जो धर्मजयगढ़ की रियासत है, उसमें सरगुजा के छोटे भाई गोद गए थे। अच्छा। गोद क्या गए थे? मराठाओं को जब मदद की थी, हाँ। इधर उड़ीसा तरफ वो जा रहे थे, तो मराठाओं ने वो सरगुजा के छोटे भाई को वो रियासत दी अपने तरफ से, मान के कि यहाँ के आप राजा। अच्छा। तो वो यहाँ के छोटे भाई थे। फिर बाद में 2 पीढ़ी बाद में उनके लड़के नहीं थे, हाँ। तो सरगुजा के छोटे भाई वहां गोद में गए। अच्छा, मतलब यहाँ के ही वहाँ, हाँ, अब संजोग वैसा बना रहा, वरना जो धौरपुर के हाँ। का परिवार है, हाँ। ये छोटा भाई थे धर्मजयगढ़ के। अच्छा। तो वो गद्दी पे ना जाके यहाँ के लड़के को गोद करवाया। अच्छा। और वो उनको फिर यहाँ पर जागीर दी। मतलब इन राज परिवारों को भी हाँ, अलग व्यवस्था, अलग वो नियंत्रण रखना रहता था। हाँ, वो जरूरी। जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो हाँ। आपके प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो वो प्रशासनिक नियंत्रण के साथ बल का भी नियंत्रण हो गया। तो उसमें लोगों की देखभाल, कोई दूसरा आके गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई जंगल तो नहीं काट रहा, आपको जमीन है तो जमीन के पट्टे देना। हाँ। तो बाकी यहाँ अगर छोटी बड़ी जो भी फौज है उसके लिए, और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पैसे, तो टैक्स भी जमा करना, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से। टैक्स तो बहुत पहले से ही, पहले कर बोलते थे, आज टैक्स बोलते हैं। कर, उसके बिना तो कोई भी राज व्यवस्था चल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको तो चलाना राजस्व, आय के स्रोत। तो कभी आप जैसे आप महल में क्यों नहीं रहते? किसमें? महल में, अपने राज पैलेस में। हम लोग छोटे जब थे, हाँ। तो एक हिस्सा डैडी को मिला था, हाँ। बल्कि एक और हिस्सा आंगन जो
अब पंचदेव मंदिर की तरफ का है पैलेस का पूर्वी हिस्सा, हाँ, वो उनके लिए बनवाया जा रहा था, अच्छा, डैडी के लिए, परिवार के लिए। हाँ, तभी वो मर्जर हो गया, हाँ, तो दीवारें भर खड़ी रह गई थी। अच्छा, और अंदर के जो आंगन थे जहाँ भी जानवर इत्यादि कुछ लगे हुए हैं, हाँ, उसके ऊपर का हिस्सा मम्मी डैडी को मिला था अच्छा, रहने के लिए, अच्छा, तो अलग अलग रहते थे। फिर उसके बाद पैलेस को खड़ा रखना इतना पैसा लगता था, तो वहां रह के मेंटेनेंस उसको मेंटेन कर पाना बहुत भी मुश्किल। हम लोग के आमदनी के जो जरिए थे उसके हिसाब से असंभव था। नाम के लिए महाराजा, हाँ, वो जेब में पैसे उतने ही। अब इतनी बड़ी इमारत है, आप देख रहे हैं आपकी गिरती भी जा रही है, हाँ, तो उसको खड़ा रखना मैं आसान नहीं है। फर्स्ट टाइम पे, जैसे वो आप दशहरा के दिन पूजा करने जो जाते हैं, फर्स्ट टाइम पे मैं वहीं आपको फर्स्ट टाइम देखी थी, आज से 3-4 साल पहले। उससे पहले मैं आपको कभी देखी नहीं थी, वहीं मैं आपको देखी थी। तो वो दशहरा के दिन खुलता है, तो मैं वहाँ देखी कि वहाँ का पूरा जो है स्ट्रक्चर पूरा मतलब टूटने लगा है, या फिर पूरा, तो उसको एक धरोहर ही है ना हमारी वो। दो तो 300-400 साल हो गए होंगे पैलेस को, 200-300 कम से कम साल इस जगह के पैलेस को हो गए होंगे। वंश तो 195 का है, तो कहाँ कहाँ और जगह रहा होगा। प्रतापपुर में पैलेस के अवशेष हैं, फिर जयनगर के पास में है, यहाँ पहले अवशेष था, यहाँ भी हाँ, पहले वास था। फिर वहां से यहाँ आए, बीच में श्रीगढ़ के ऊपर एक पहाड़ी में अवशेष हैं, तो हो सकता है वो टेम्पररी रखा हो, या हाँ, शिकारगाह, या जब तक ये हाँ, नहीं बना तब तक वहां रह रहे हैं, फिर यहाँ आ जाए, हाँ, तो वैसा होता रहा। फिर स्थायी यहाँ एक आंगन, एक और आंगन, एक और आंगन, जैसे बढ़ता है तो बोलते 7 सात आंगन आंगन, हाँ। सात। तो पहले शायद अब तो एक ही खुलता है ना, एक ही आंगन का दरवाजा खुलता है, बाकी 7। बाकी वहां ऐसा है भी नहीं कुछ कि लोग देखने के लिए जाए, गिर भी गया है। अच्छा, और 2 आंगन जो पश्चिम की तरफ हैं, वो गार्डन टाइप ही थे, हाँ, तो जनाना के लिए, लेडीज के लिए, लेडीज का सेक्शन भी हाँ, दक्षिणी पश्चिमी छोर में पैलेस का जो तीसरा आंगन पकड़ लीजिए, हाँ, वहां था। और वहां से एक कांच मंदिर था, बताते हैं बड़ा सुंदर कांच का मंदिर था। हाँ, और उनके लिए बरादरी, जैसे मचान ऐसा मान लीजिए, प्लेटफॉर्म ऊंचा बना के वहां वो बैठती थी, लेडीज बैठती थी। हाँ, बगल में भी वैसे ही था, खुला था, तो वहां निर्माण नहीं था। अच्छा, फिर अंदर के जो उनके बगल के, आप पूरब की तरफ आइए, जो 2 आंगन है वहां निर्माण थे, तो जनाना था, लेडीज वहीं रहती थी। और ग्रैंड मदर मेरी, वो उनको एक आंगन उनको मिला हुआ था। फिर उसके बगल के 2 आंगन आइए, तो ये फिर गद्दी का आंगन था, एक आंगन, तो उसमें ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा रामानुज शरण सिंह देव, हाँ, आजादी के पहले के जो आखिरी हाँ, महाराज थे, हाँ, वो वहां रहा करते थे। और वहीं आग की जो बात हुई, उसी आंगन में साज सज्जा के सारे सामान, और जो भी हाथी थे यहाँ 100 से ज्यादा, तो उनके हौदे वगैरह, गंगा जमनी, सोना चांदी के हौदे। तो लोगों का वो कहानी है कि आग लगी तो सोना चांदी पिघलता था, लोग बाल्टी लेके जाते थे आग बालू बुझाने। या पानी, और तो फिर वापस आते थे सोना चांदी लेके। हाँ, तो कहानियां हैं। फिर वो उसको फिर से मेंटेनेंस करना, क्योंकि उसमें अभी अगर मेंटेनेंस करेंगे तो काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा, अगर पूरा अब प्रॉपर। आदि ब्रदर के जो लड़के हैं, आदि बाबू, हाँ, वो होटल बनाने के लिए वहाँ प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उसको। ऐसे खड़ा करके रखना, एक बार में आप पैसे लगाओ भी, हाँ, तो फिर वो कोई पैसे कोई लग गए। मतलब के नहीं, और वो तो उसको मेंटेनेंस। मेंटेन करने के लिए, अगर होटल चल गया या उतनी आमदनी आ गई, तो कम से कम वो हिस्सा जो बना वो तो खड़ा रहेगा। आमदनी नहीं भी मिली तो कम से कम रख रखाव हो गया। हाँ, वो चल तो सकता उसी है, दिशा क्योंकि में लोग उसको देखने के बहाने भी जरूर जाएंगे। और एक मैं सुनी हूँ कि ये जो सरगावा पैलेस है, वो आप लोग का भंडार गृह था, ऐसा था क्या? वो ग्रैंडफादर के जो छोटे ब्रदर थे, हाँ, अंबिकेश्वर शरण सिंह देव मेरे ग्रैंडफादर, उनके छोटे भाई चंडिकेश्वर, और दूसरी वाइफ से जो लड़के हुए थे वो धर्मजयगढ़ गए गोद में। तो चंडिकेश्वर शरण सिंह देव जी, छोटे भाई को जो जमीनें दी उनके फादर ने, तो एक ही कुमार पैलेस जो अभी गेस्ट हाउस बन गया है, अच्छा, स्टेडियम के बगल वाला, हाँ, जो सर्किट हाउस है, हाँ, ये उनके लिए बना था। अच्छा, और उनके फादर को एक जागीर दी हुई थी श्रीनगर, अच्छा, रामानुज नगर श्रीनगर,
ये उधर उनकी जागीर थी और ये जमीन उनको दी हुई थी उनके फादर की तरफ से, जिस परिवार के सभी लोगों को, तो ये उनके हिस्से की जमीन थी। यहाँ उन लोगों ने जाके, उनके लड़के उमेश्वर बाबा, तो उमेश्वर बाबा ने जाके वहां फिर घर बनाया। तो उनके बड़े भाई भी उस समय थे। अच्छा। मजले काका हम लोग कहते थे, माधेश्वर शरण सिंह। सबसे बड़े भाई थे, वो दुर्भाग्य से उनने अपने आप को गोली मार दी थी श्रीनगर में। क्यों, मतलब कुछ टेंशन रहा होगा, कुछ बात रही होगी। हाँ। तो वो नहीं रहे। जो नेक्स्ट थे उनने शादी नहीं की थी। जो उनके छोटे थे वो एमएलए भी बने। मैं बताया कि घर के किसी न किसी को टिकट मिलता था। फिर वो भी, उनकी डेथ हो गया, पैलेस में गिर गए थे। एक हिस्से में उन लोग रहते थे। और अगले भाई यूएस काका साहब थे, उनके छोटे, और एक सोमेश्वर काका है। तो उन लोगों ने फिर यहाँ जो उनका फार्म था वहाँ घर बनाया। अच्छा, मतलब वो सबके अलग अलग कहानियां रहती हैं। क्या होता है कि आप कुछ बताओगे, लोगों तक पहुंचते तक वो कुछ और हो जाता है। अभी मैं कुछ बोलूंगी तो ये ऐसे करके बहुत सारे मिथ भी होती हैं, बहुत सारे। अच्छा, आपका जैसे कि आपको राजा साहब बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, बाबा बोलने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक बाबा तो छोटा बाबा, घर का बच्चा। हाँ। और दूसरा यहाँ चलन था बाबा बाबी कहने का। अच्छा। जो राज परिवार में बच्चे होते थे, हाँ। बाबा, हाँ। और लड़कियां होती थी बाबी। अच्छा। तो ये नेपाल का, समझिए, नेपाल की जो रानियां, उनके प्रभाव के, नेपाल के संस्कृति के प्रभाव की रानियां जो यहाँ ब्याही, तो वो एक नाम चलन में आ गया। अब बाबा 4 लड़के हो गए। हाँ। तो चारों कैसे बाबा? तो एक टीएस बाबा, एक यूएस बाबा, एक वो बाबा, एक ये बाबा। तो ये सब हम लोग अलग अलग अपने नाम के बाबा हुए। अच्छा। तो बाबा के पीछे एक तो सामान्य रूप से, हाँ, बाबा बेबी घर में हम बोलते हैं। हाँ। और दूसरा यहाँ बाबा साहब। हाँ। तो जो बच्चे थे उनको बाबा साहब। तो महाराजा तो हाँ, एक हो गए। हाँ। उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो राजा साहब हो गए। हाँ। जिनको युवराज भी कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ युवराज के उपयोग को अपशगुन माना जाने लगा। क्यों ऐसा? जो युवराज की जगह पे आए उनका डेथ हो जा रहा था, जो उत्तराधिकारी थे। तो उस नाते फिर यहाँ पर टाइटल युवराज का न करके राजा का टाइटल। तो राजा का टाइटल अंग्रेजों से भी और भारत सरकार से भी, सरगुजा के जो युवराज होते थे उनको राजा का टाइटल स्वीकार था। अच्छा। वो मान्यता, जैसे महाराजा और उनके लड़के राजा, और राज्यों में राजा का ही टाइटल होगा। जैसे कोरिया हो गए तो राजा साहब कोरिया, जशपुर हो गए तो राजा साहब जशपुर, चांग भकार हो गए तो राजा साहब चांग भकार, उदयपुर धर्मजयगढ़ हो गए तो राजा साहब, बस्तर हो गए तो महाराज बस्तर। अच्छा। तो अलग अलग राजाओं को एक जैसे टाइटल नहीं थे। तो जिनका हो सकता है वैभव ज्यादा हो तो उनको फिर मान्यता महाराज के टाइटल की मिलती थी। जिनका वैभव थोड़ा तुलनात्मक कम हो तो राजा। लेकिन यहाँ एक ही घर में महाराजा और राजा थे। पिता महाराजा थे। हाँ। और उत्तराधिकारी बड़ा लड़का वो राजा के टाइटल। अच्छा, मतलब युवराज को जिसको भी टाइटल दिया जाता था उनकी डेथ हो जाती थी। हाँ, ऐसा मान्यता होने लगा था। अच्छा। मान्यताओं में आप पैलेस का देखेंगे, अभी जो गेट है, बड़ा गेट है, ये उत्तर की दिशा में है। हाँ। पहले पूरब की दिशा में था। अच्छा। मुख्य द्वार। तो फिर वही बात आई, जो बाबा जी लोग आए, तांत्रिक आए, उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये लड़के आपके नहीं बच रहे हैं। हाँ। आप गेट, द्वार, मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में करिए। तो अभी सिंह द्वार के नाम से जो मेन एंट्रेंस है पैलेस का, वो उत्तर की दिशा में। आपका इन सब में क्या मान्यता है? जो ये मान्यता है, इनके बारे में आपकी क्या मान्यता है? मैं ये सब बहुत नहीं मानता। अच्छा। हाँ, मैं नहीं मानता। हाँ। उस नाते कि मैं बड़ा हुआ, जिसे साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। हाँ। तो उसने मेरे ऊपर जीवन आज भी वो प्रभाव डाला। हाँ। कि समय के साथ जिसे परिपक्वता मानिए या उम्र का तकाजा मानिए, कि जो जैसा मानता है, हाँ, उनका सम्मान करो, उनके विचार का सम्मान करो। तो कोई
जो भी उनकी अपनी अपनी राय है, लोग आज भी झाड़ फूक करते हैं। हाँ मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता, मैं कैसे स्वीकार करूं? मुझे नहीं लगता कि झाड़ फूक से कोई ठीक हो सकता, लेकिन वो इतना मानते हैं तो समझा दीजिए कि नहीं अच्छा कर लो, लेकिन देखिए देरी ना हो जाए, एक बार डॉक्टर को भी हाँ, दिखा ये दीजिए। कहना रहता है कि आप झाड़ फूक कराओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं, साथ में हॉस्पिटल वाला भी काम हाँ, करा क्योंकि दे। उनकी मान्यता उतनी है, आप वो करोगे तो अब ये पहले लगता था कि क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ। जहाँ हम लोग पढ़े स्कूल कॉलेज, वहाँ का वातावरण एकदम दूसरा, सीख एकदम दूसरी। यहाँ आके देख रहे हैं कि ये क्या, ये कैसे कर रहे हैं लोग, तो अपना नुकसान कर रहे हैं, मर जाएंगे, हाँ मर भी जाते हैं। सांप ने काट लिया तो झाड़ फूक कर रहे हैं। हाँ, होता है। और कई लोग बच गए तो वो जहरीला सांप नहीं था इसलिए बच गए, झाड़ फूक से नहीं बचे, पर वो दिमाग में तो है कि उनको ठीक किया। हाँ वो आए और झाड़ फूक हुआ और वो ठीक हो गए। फिर थोड़ा सा हल्का बीच का रास्ता, कि एकदम नकारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब बड़े होते होते मैंने जो कुछ पुस्तकें पढ़ी तो रामकृष्ण जी की पुस्तक के पीछे जो रहता था कि उनने कहा कि सभी धर्मों को टॉलरेट करो। उसका हिंदी अनुवाद अच्छा नहीं है, बर्दाश्त करो, टॉलरेट करो। फिर विवेकानंद जी का पढ़ा, विवेकानंद जी के उसमें सार में एक लिखा था कि सब धर्मों को स्वीकार करो। हाँ। तो एक टॉलरेट करो, दूसरा स्वीकार करो, करो। तो एक कदम और आगे आप चले गए कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मान्यता है। और उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म की अनुभूति हर धर्म के रास्ते पे चल के की, तो फिर क्यों अड़े हुए हो कि वो गलत है, वो गलत है, तुमको कुछ नहीं आता, गांव में रहते हो, जंगली हो, तो ये मानते हो, वो धर्म मानते हो। सब धर्म के रास्तों से अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है तो क्यों जान दिए पड़े हो? हाँ, सब लड़ लड़के क्या मतलब है? तो बड़े होते होते फिर विचार चेंज हो गया, मतलब जैसे चेंज, जैसे यानी इसको कहिए मैच्योर जैसे जैसे कहिए, एक्सपीरियंस आते अलग गए। अलग तरीके से चीजें दिखने लगी। हम्म। पहले ऐसे ही दिखता था, हाँ, फिर थोड़ा ऐसे बढ़ते गया। और आपका भी मैं अभी देखी थी और वीडियो में कि आप स्काई डाइविंग किए, तो उसका अनुभव कैसा रहा? बहुत पिक्चर देखता था और अंग्रेजी पिक्चरों में भी देखते थे। हाँ। लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो मन में एक था कि मैं भी करना चाहूंगा, कभी मौका लगा तो। सालों बीत गए, दशकों बीत गए, पिक्चरें भी देख डाली थी। अब ऑस्ट्रेलिया गया था छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से स्वास्थ्य, वहाँ की सेवाओं के निरीक्षण में। तो जो टाइम हम लोग का था वहाँ की सरकारों के साथ, वहाँ के अस्पतालों और विशेषज्ञों के साथ, उसके अतिरिक्त का जो समय था उसमें जो साथ गए थे उन्होंने कहा कि क्या करना चाहेंगे, ये भी है, ये भी है, करते ये करेंगे स्काई डाइविंग में, कर चलिए। तो चले वहाँ और कैसा रहा? मन में था बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव था। एक तरह से मन में जो बात रहती है वो हल्की हो गई, उतर गया, नहीं तो मन में हमेशा रहता था कि करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। अनुभव था बमुश्किल समझिए हवाई जहाज से कूद के जमीन पे पहुंचने का 5-7 मिनट का। लेकिन उसमें तैयारी, फिर वो पहना रहे हैं, गेयर पहना रहे हैं, फिर हल्की सी कोचिंग हो रही है, फिर आप जा रहे हो, टैंडम है, अकेले नहीं कूदे, एक जो एक्सपर्ट रहते हैं वो साथ में रहते हैं। अकेले कूदे होते तो वो अनुभव नहीं है, अकेले कूदे। मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी अकेले कूदने में, लेकिन ट्रेनिंग अगर हो तो वही काम करना है, पर इसमें सहारा था। नीचे कूदते ऊपर पहुंच जाते वाला हाल हो जाता। वो तो पता नहीं क्या होता। आपको देखने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में मुझे इच्छा लगता आया। है कि हाँ, अगर इच्छा हो तो जरूर करना। बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, क्योंकि टैंडम डाइविंग यानी एक एक्सपर्ट जो है वो आपके साथ ही रहते हैं, बेल्ट से जुड़े ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग छोड़ा, वो अलग से पीछे से आ रहे हैं। आप 2 व्यक्ति एक बन के डाइव करते हैं और वो उतना गाइड करते रहते हैं। और पहले लगभग मिनट, घड़ी से नापिएगा तो 1 मिनट है, वैसे 60 सेकंड है, तो बड़ी तेजी से आदमी गिरता है। तो उन्होंने पहले भी बताया था कि करीब 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार आपको महसूस होगी। तो वो हुआ, महसूस हुआ और एकदम बढ़िया। उन्होंने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा आजाद, फ्रीडम, पंछी बन के एक मैंने बार। कहा हाँ,
अच्छा लग रहा है, हाँ, एक भाव। तो ये 1 मिनट के अंदर फिर पैराशूट खोल देते हैं, हाँ, तो वो फिर सामान्य है। बहुत हाँ, ज्यादा एक्साइटिंग वो नहीं था। जो हाँ, ड्रॉप है पहला, हाँ, करीब 12-13 हजार फुट पे प्लेन ले गया था, हाँ, वहां से फिर उतरने का रहता है। तो जो ग्रुप गया था उसमें सबसे पहले हम ही लोग कूदे थे। अच्छा, तो, बहुत, बहुत अच्छा था। उसके बाद न्यूजीलैंड भी गए थे उसी ट्रिप में, हाँ, वहां भी एक और बार किया, तो कोटा हो गया, हाँ, मतलब जीवन जो, का कोटा पूरा हो गया। और ऐसा कोई इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं अपने लाइफ में? पानी में मैं सहज नहीं हूँ, तो हाँ, वो जो अंडर वाटर डाइविंग और स्कूबा डाइविंग वगैरह है, हाँ, वो मैं नहीं कर पा रहा। तो अब तो पता नहीं मौका कभी लगेगा कि नहीं। फिर से ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसी ट्रिप में तो कोशिश की थी, हाँ, तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था। हम्म, वो एक अलग अलग अनुभव है। हम्म, नई चीजें देखने का मुझे शौक तो नहीं कहना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो दुनिया की, देश की और जगहों को जाके जिन चीजों को, एक्सप्लोर जिनके करना, बारे में सुना है, हाँ, वो देख भी लें। हाँ, देखा हुआ अलग रहता है, हाँ, सुना हुआ अलग रहता है, हाँ, वो एक कभी नहीं होते। सही बात है, तो सबको ये मेरा अनुभव है, मेरी सलाह भी है हाँ, कि जो जो सुनिए, जो मन में बातें हैं, उसको एक बार देख भी लीजिए। भले वो बद्रीनाथ का मंदिर कितना सुना था, लेकिन गए जब देखा तो कितना सुंदर, कितना शांति, भव्य, कितना गोल्डन टेम्पल। कितने बार उसके बारे में सुना, पर वहां गए तो इतना शांत। हजारों लोग एक एक साथ रहते हैं और कहीं कोई वैसी आवाजें नहीं, कहीं कुछ नहीं, इतनी शांति का एहसास होता है। और जगहों को जाके देखिए, दक्षिण भारत में गए, वहाँ के कुछ मंदिरों में जाके देखा, शिव जी के नृत्य की एक स्टैचू थी, इतनी सुंदर। तो सुनी हुई बात अलग होती है, देखी हुई बात, उसका अनुभव करना अलग होता है। तो चाहे कोणार्क हो, चाहे वो हो, चाहे अभी यूके गए तो स्टोनहेंज का देखा, वहाँ वो पत्थर लगे हैं, और न जाने कितने साल पहले वहाँ टीले बने हुए हैं। लोग बताए कि 10,000 साल पहले के ये दफनाए हुए लोगों का स्थान है। और आज के युग में भी उस समय उनके पास क्या औजार या क्या वो रहे होंगे, अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि साल के एक दिन को सूरज वहीं आपको दिखेगा। अच्छा, वो पत्थर ऐसे गोल में लगा रखे हैं, टेढ़े मेढ़े, वैसे ही पत्थर हैं, लेकिन वो जो दो खंभों के बीच का गैप है, वो सूरज वहीं से उगता हुआ उस तारीख को दिखेगा। और अब तो इन्हें एक एरो भी बना दिया है। अच्छा, वैसी जगह है। स्कॉटलैंड देखने का मन था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने का मन है, कोशिश करूंगा कि होके आ जाऊं। इजिप्ट में जो पिरामिड हैं, उनको देखना है, मैं जाऊंगा, पिरामिड देख के जरूर आऊंगा। बहुत बचपन से ही जो बातें देखी सुनी है। यहाँ आपके एंटार्क्टिका जाने का मन है, तो साउथ अमेरिका में, एक बार नॉर्वे भी जाइए, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहां भी जाने का मन है। तो ये कुछ टाइम अब कम है, लेकिन जब तक हाथ पांव चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन जगहों पे भी जाके। मेरा भी ये सेम है, देश में भी जगहें हैं देखने के लिए। हाँ, मेरा भी एक ये सेम है कि मेरे को देखने ये सारी जगह जो आप जितने भी नाम लिए हैं, ये सारे जगह जाने का, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मेरे भी एक शौक, हाँ शौक ही बोल सकते हैं, एक शौक है। और मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है, जैसे अगर मान लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए अगर आप 21-22 की उम्र में वापस जाते हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? एक जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लिए जो गलत, जो ठीक नहीं है, वो तो आदमी ले लेता है, तो उसके साथ चलता है, जल्दी कुछ बोलता नहीं है। तो वो मैं चाहूंगा कि वो निर्णय ना लूं। और बाकी अपने आप को जो शुरू से एक ठीक ठाक आदमी रहे, तो वो मैं बना रह सकूं, वो मैं चाहूंगा कि वो मैं करूं। और बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, कि जिस तरह से जीवन जिए, मेरे को किसी चीज का ये नहीं है कि ये कर लेना था, वो कर लेना था, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। एक बात है कि जब कॉलेज में थे तो मन में ये था कि 40 साल की उम्र के बाद घूम फिर लेना है, दुनिया देख लेना है। और
अब 73 साल के हो जा रहे हैं, इस महीने 31 तारीख को 73 पूरा हो जाएगा। अरे वाह। तो हाथ पांव तो चल रहे हैं, हाँ। अभी भी मुझे दुर्बलता या वैसी कमजोरी नहीं महसूस होती। हाँ। लेकिन अगर 40 साल से ये सब देखना चालू कर लिया होता तो बहुत चीजें अभी तक हो गई होती। हाँ। तो कुछ चीजें छूट ही जाएंगी। हाँ। कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता, नहीं भी देखा। लेकिन जीवन में ये समय का मन में अगर ऐसी इच्छा है कि ये देख लें, ये कर लें, तो कर लेना चाहिए। और मान लीजिए आज आप जैसे हैं, ठीक है, सारा कुछ जीरो पे आ जाता है, शून्य पे, तो आप क्या करेंगे इस उम्र में? मतलब सारा कुछ शून्य पे आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? शून्य तो हो गया, यानी कुछ ही नहीं रहा, तो कुछ करने ही नहीं होगा। तो शून्य तो बड़ा गड़बड़ चीज है। हाँ। और शून्य में अगर हाँ। असीम संभावनाएं लुप्त हैं, असीम, अनलिमिटेड, तो कैसे एक ऐसी दुनिया बने जिसमें, जिसे शांति कहते हैं, शब्द बड़ा अलग किस्म का सुनाई देता है, शांति कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सौहार्द रहे, आपसी मेल मिलाव रहे, कहीं कोई जो हिंसा की बातें होती हैं वो ना हो, आदमी आगे बढ़ने के लिए जो शॉर्टकट लेना चाहता है, दूसरे के टांग अड़ा के गिराना चाहता है, ये सब ना हो दुनिया में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, आपने कहा शून्य से चालू करना है, आपने मौका दिया। तो मैं शून्य से आगे बढ़ रहा था। हाँ। और ऊंच नीच बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। एक है क्षमताएं, हाँ। कि 5 उंगली बराबर नहीं है। हाँ। तो आप इसको भी कहोगे कि इसके बराबर रहो, तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। हाँ। वो अपनी संभावना के अनुरूप अपनी संभावनाओं को पाने के लिए करे। हाँ। ये चुटकी उंगली है, ये अपनी संभावनाओं को पाने के करे। कि अंतर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही हाथ की ना हो। इतना अंतर नहीं हो जाना चाहिए समाज में और लोगों के बीच में कि खाई न्याय संगत ना रह जाए। तो शून्य से चालू करना है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ऐसे व्यवस्था के संरचना में, अगर पूरा मेरे कंट्रोल में है मैं तो कर दूंगा, और नहीं है तो सहभागी बनो, जिसमें ये अंतर इतने नहीं होने चाहिए। किसी के पास जमीन ही नहीं है, किसी के पास 27 मंजिल का मकान है जिसमें 2-2 हेलीपैड हैं, ये ठीक नहीं है। तो समाज की व्यवस्था जो सक्षम है कि कुछ कर सकता है, एक दृष्टिकोण है कि वो क्यों करे। अगर उसको भी 2 रुपए मिलने हैं और जो घर भी बैठा रहेगा उसको भी 2 रुपए मिलने हैं, तो वो क्यों करेगा? ये भी बात सही है। तो वो अंतर भी वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कर सकता है वो फिर क्यों करेगा? ये भी बात है। तो वो क्षमता को, अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसर भी खुले होने चाहिए, और साथ में असंतुलन ऐसा ना हो जाए कि जो किसी कारण से कमजोर है, या शरीर से, या भूगोल से, या इतिहास से, या परंपराओं से, या सामाजिक व्यवस्थाओं से, वो ऐसा नहीं पीछे रह जाना चाहिए। वो अस्वीकार है। मेरे शून्य में उसके लिए कोई स्थान नहीं। तो बहुत, मतलब आपका जो मैं देखी, आपके बारे में जो मैं रिसर्च की अपने, तो मैं देखी कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरे को ये देख के अच्छा लगा कि मतलब आप एक राजा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। आपसे मिल करके भी मेरे को ये लगा कि, मेरे को पहले आपसे मिलने से पहले ये लगा था कि मैं जाऊँगी शायद खड़ूस होंगे, शायद मतलब मैं कुछ पूछूं उनको बुरा लग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपसे बात करने के बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आप रियली बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तो ऐसा सादगीपन आपको कैसे, इतना सादगी है आपके अंदर? कुछ स्वभाव होता है जिसे हम जेनेटिक समझिए कि विरासत मानते हैं। हाँ। कि वो आपके हाथ में है नहीं। माता पिता के मिलन से जो प्राण बना, उसमें जो हो गया, आप उस दायरे में आ गए। फिर आप जब पैदा होते हो तो आपको वातावरण मिलता है। हाँ। माता पिता से लेके समाज का, वो आपको ढालता है। एक तो आप ढल गए जीनीज में। हाँ। हाँ।
अगर आपकी जीनी आपको कहेगी लंबा होना है तो लंबा हो गया, वो कहेगी कि नटवर रहना है तो नटवर रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं आज कर के दिन बहुत कुछ नहीं कर सकते। हाँ। फिर वातावरण मिलता है समाज का, माता पिता से लेके समाज से, वो आपको ढालता है। यहाँ संभावनाएं हैं, संजोग है, माता पिता जैसे मिल गए वैसा आदमी ढल जाता है, शिक्षा और उसका वातावरण जैसा मिल गया वैसा ढल जाता है। उसी में शून्य वाली बात की असमानता वैसी उतनी नहीं होनी चाहिए, क्षमता के अतिरिक्त, और क्षमता की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर आप किन्हीं कारणों से तुलनात्मक दुर्बल हैं, या मैं क्रिकेट खेलता हूं तो बॉलिंग भी करता था, दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज की जैसे मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, तो इसका ये मतलब नहीं कि बॉलिंग ही नहीं करना, अपने हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि गेंद तक हाथ में नहीं आ सकती, पैंट पहनने की स्थिति नहीं है, तो न्यूनतम स्तर और उच्चतम स्तर, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी कठिन है, और मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। और मतलब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही सब, आप मतलब ऐसा क्या खाते कि आपके चेहरे में इतना तेज, इतना ग्लो है? इसका जो सीक्रेट है, राज है, ये बता दीजिए। अपने से बहुत ज्यादा संघर्ष में आप अगर नहीं हो, तो शायद वो कारण हो। अच्छा। खाना पीना तो कोई वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, कोई मुर्गा खाएगा, कोई मछली खाएगा, कोई साग सब्जी खाएगा, कोई लौकी खाएगा, उसका पानी पिएगा, कोई भट्टा खाएगा, कोई करेला खाएगा। ये सब ठीक है, ये तत्व हैं जो मिशन में आपको न्यूनतम वो चीजें दे देती हैं जो शरीर को चाहिए। नहीं तो न्यूट्रिशन वाले आजकल हैं, वो बता देंगे कि ये खा रहे हो, ये भी खा लो तो वो ठीक रहेगा। तो विटामिन बी कम हो रहा है तो डी कम हो रहा है तो ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, पोटेशियम कम हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मन का भाव अगर ठीक है, संतुलित है, संतुलन में है, तो मुझे लगता है कि आदमी थोड़ा रिलैक्स रहता है। हो सकता है कि वो तेज वो ग्लो नहीं, आपके चेहरे से वो तेज वो ग्लो दिख रहा है, तो मैं सोची पूछ लूं। मैं मम्मी के साथ ही एक, वो मामा कहते थे नागेंद्र सिंह जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक वकील के रूप में भी उनका चयन हो गया था। मम्मी के परिवार के रिश्तेदार थे, उनके घर गए थे मिलने के लिए, तो निकलने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा था। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, ऐसे घूमते फिरते मैं गया, तो जो मेंटल पीस था, फायर प्लेस, वहाँ आग वाग जलाते होंगे कि नहीं, पर बना हुआ था, उस पर ऐसे ही मैंने देखा एक छोटी सी पुस्तक रखी हुई थी, गीता, और वो खोल के ऐसे जो पन्ना मैंने खोला तो उसमें समभाव लिखा हुआ था। वो कितना टाइम था, वो कब आ जाए पता नहीं था, तो कोई पुस्तक पढ़ने का तो सवाल ही नहीं था, बस ऐसे ही पन्ना खोल दिया, वो पन्ना खुला समभाव। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक आधार कि समभाव, खुशी में ज्यादा उड़ान नहीं, दुख में ज्यादा गड्ढे में अपने आप को मत पाओ। मतलब समान रहो, न्यूट्रल, जितने समान अपने आप को, अपनी सोच को शायद आप रख सकोगे। और मेरे लिए समान का ये मतलब नहीं है कि पहल नहीं करना। अच्छा। सामान्य मतलब भावनाओं में संतुलन बनाने की आपकी मानसिक क्षमता बहुत आसान होती है, बनाई जा सकती है, और मुझे लगता है बनानी चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना